लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। भारतीय किसान निरक्षर है, निर्धन है या कम साक्षर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। क्या ऐसा किसान नवाचारी हो सकता है? क्या यह तकनीक गढ़ सकता है? क्या यह बिना सरकारी अनुदान के खेती कर सकता है? क्या यह लखपति करोड़पति हो सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन एक धारदार कलम है, एक खोजी कलम है, जिसने ढूंढे ऐसे ही कृषकों को और नकार दिया इस विचारधारा को कि कृषक ऐसे नहीं हो सकते। उस खोजी पत्रकार का नाम है डॉक्टर महेंद्र मधुप। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपकी लंबी सेवा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। राजस्थान में आप पत्रकारिता के प्रथम पीएचडी होल्डर हैं। आपने 1973 में पत्रकारिता में पीएचडी की थी। देश भर के किसानों को एकजुट करने के लिए मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार का आपने गठन किया है। मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार भी आपने बनाया है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन करते रहे हैं। जयपुर दूरदर्शन के पहले चौपाल कार्यक्रम की एंकरिंग आपने की है। आकाशवाणी से हमारे महानायक किसान की एंकरिंग भी आपने की है। आत्माराम पुरस्कार 2007 में आपको मिला था इन कार्यों के लिए और उसकी 1 लाख की राशि आपने निर्धन किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए दिया है। कृषि लेखन के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान आपको मिले हैं। डॉक्टर महेंद्र मधुप आधे कृषक और आधे कलमकर्मी है। आइए हम जानते हैं इनसे कृषि पत्रकारिता करते हुए इन्होंने इतना बड़ा कृषक परिवार कैसे बना लिया और अब इनके साथ कहां तक जाने का विचार है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर महेंद्र जी। आप बहुत लंबे समय से कृषि पत्रकारिता से जुड़े हैं। अभी जो कृषि की स्थिति है इसके बारे में क्या सोचते हैं, जहाँ इतने उर्वरक और इतने कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है? क्या जो पुरानी पद्धति थी कृषि की उस पे लौटा जा सकता है? देखिए, आपने जो बात मुझे कही, मीडिया में 59 से मैं जुड़ा, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। फिर राज्य कृषि विपणन बोर्ड में मैं रहा, मैंने किसानों को देखा करीब 2.5 दशक तक, और उसके बाद भी देखता रहा। तो मुझे लगा कि अनुसंधान कार्य तो होता है, अधिक उत्पादकता भी होती है, जैविक खेती भी होती है और बाजार कमाता भी बहुत है, पर जो उत्पादन करता है उसको क्या मिला, उस पर मैंने ध्यान दिया। इसके 2 कारण थे। मैं गांव में पैदा नहीं हुआ, मैंने कृषि कभी पढ़ी नहीं, तो मैं कृषि में भी निरक्षर हूँ और गांव की दृष्टि से भी निरक्षर। मैं तो आपको आधा कृषक देखती हूँ। जितना कृषि के बारे में आपने ज्ञान संजो लिया है खेती को देख देख कर, तो आप भले ही कृषक नहीं है या कृषक परिवार से नहीं है, लेकिन आधे कृषक और आधे कलमकर्मी तो आप है ही है। तो मेरे मन में था कि सबसे अच्छे इस धरती पे प्राणी होते हैं, किसान होते हैं। अगर मैंने 50 किसानों की भी जिंदगी बदल दी तो एक नई दुनिया का प्रारंभ हो जाएगा और फिर उनमें से हर व्यक्ति 10 आदमियों की जिंदगी को बदले। जब मैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड से मुक्त हुआ तो 10 साल तक मैं करीब राष्ट्रीय पत्रिका का संपादन किया। उस संपादन के दौरान भी लगातार मैं जुड़ता रहा और तत्कालीन कृषि मंत्री भी उससे जुड़े हुए थे। तो वो कहते थे, मधुप जी, ऐसे अन्वेषक किसान भी भारत में हो सकते हैं क्या? आईसीआर को भी पता नहीं है। फिर मैंने जब पहली कहानी गुरमेल सिंह दोषी की छापी, तब उन्होंने कहा इनका पता और ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और तब से ये यात्रा प्रारंभ हुई। मैं यहाँ पे टोकूंगी आपको कैसे पता चला? इतने कृषि पत्रकार हैं और ज्यादातर पत्रकार गांव से ही हुआ करते थे उस समय, कि इस तरह की कृषि हो रही है। देखिए, आकाशवाणी से जुड़ा रहा, गांव में रिकॉर्डिंग होती, 59 मतलब 66 ईयर्स हो गए। 1982 से दूरदर्शन से जुड़ा रहा और करीब मैंने 2500 प्रोग्राम्स की एंकरिंग की। तो जो गाँवों में जाके हम जो कार्यक्रम करते थे, तो जिनकी समझ में आती थी, तब आती थी कि हम जब जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, तो
तो वो उसको भाषण देते हैं, तू क्या समझता है, तू ये कर, तू वो कर, तो उसके आत्मसम्मान को चोट लगती थी। और इन सब में मेरी ये समझ में आ गया, अगर किसान का एक तो आत्मसम्मान दिलवाया जाए, दूसरा सरकार जो कहती है कृषि उद्योग है, उद्योग का मतलब कच्चा माल उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। मैंने बहुत प्रयास किया कि उत्पादन के बाद का जो कार्य है वो भी कृषकों किसान तक करने जाए। लगे, पर लगा कि कहीं भी ये नहीं हो सकता है। मैंने जब 73 में पीएचडी की तो उस समय मैं 1 साल साधुओं में मैं रहा अग्निवेश और इंद्रवेश के साथ। फिर मैं देश के अलग अलग भूभागों में गया, वहाँ वो समय कलकत्ता वगैरह आंदोलन चल रहे थे। सब देखने के बाद मैं पहुँचा, सब किसान की बात करते हैं पर किसान का कोई भी नहीं है। जब 2005 में मैं इससे मुक्त हुआ तो मेरे मन में ये आने लगा कि साहित्य करें या ये काम करें। उस समय मैंने कहा किसानों के लिए ही काम करेंगे, और चमत्कार ये हो गया कि 2005 में जब मुक्त हुआ, उसका 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने मुझे जो आत्माराम पुरस्कार दिया, बोला मधुप जी आप क्या करोगे? तो मैंने कहा किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि इतने लोगों को दुनिया भर के हम सम्मान दे रहे हैं। फिर वह साल 2007 बीता तो फिर मुझे चौधरी चरण सिंह पुरस्कार जब मिला, तब भी ये हुआ कि करना है, पर मन लगता था ये तो दिखावे हैं, हम अच्छे परिवार में पैदा हो गए, अच्छे परिवार में पैदा हो गए, शिक्षा ले ली, इसलिए काम करते, पर दुनिया तो बदलेगी नहीं। इस बीच में मुझे यशवंत व्यास मिले, प्रसिद्ध दिवंगकार हैं, पत्रकार हाँ, हैं, बिल्कुल। तो वो आहा जिंदगी के संपादक थे उन दिनों में। उन्होंने खेतों के वैज्ञानिक मेरा स्तंभ छापना चालू किया। ये टर्म मैं यहाँ पे फिर से रोकूंगी, जो खेतों के वैज्ञानिक, किसान तो निरक्षर है, बहुत सारे किसान हैं, आपने भी उन पे लिखा है, वो निरक्षर हैं और कोई सोच भी नहीं सकता कि किसान कभी वैज्ञानिक हो सकता है, तकनीकी का ज्ञाता हो सकता है। तो आपने उनको बिल्कुल वैज्ञानिक के स्तर पे लाके खड़ा कर दिया, इसको स्वीकृति कैसे मिली? देखिए कि मैंने किसानों की ज़िंदगी को देखा था, मैंने यशवंत ने बात की कि अपन क्या कुछ कर सकते हैं कि ज़िंदगी बदले। एक मोटाराम शर्मा है सीकर में, बाढ़ में सब कुछ उनका बह गया, तो बहुत दुखी थे। उनकी कहानी मैंने उस श्रृंखला में छापी। 5,000 टेलीफोन आए उनके पास, और आप आश्चर्य करेंगे कि अब 3-4 करोड़ रुपए का तो ट्रेनिंग सेंटर हो गया उनका। 5वीं पास थे, कहते हाफ मैट्रिक वो अपने को ये कहते थे। कलम की ताकत, ये एक कलम की सच्चे ताकत। कलम की ताकत। तो पर आप ये देखिए कि ये करते करते भी खेतों वैज्ञानिक, जब जयपुर में हमने सम्मान समारोह इन किसान वैज्ञानिकों का मैंने किया, तो आप देखिए कि वो स्तंभ बंद हो गया अगली बार, कि वो कहने लगे भाई इनसे क्या लाभ है। तो आपने एक सवाल मुझसे किया कि मधुप जी सब जगह पत्रकार हैं, सब जगह क्या है कि हम जो शहर के लोग हैं ना, वो अलग हटके हैं, औपचारिकताएं बहुत निभाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि क्या कुछ है। बड़े बड़े पत्रों के संपादक जिलों में बैठे थे, उसकी झोंपड़ी में कौन जाएगा। आज आप देखिए कि हरियाणा के ईश्वर सिंह कुंडू 44 लाख रुपए की सम्मान राशि मिली उनको। धर्मवीर कंबोज तो मुझे 2009 में जब दूरदर्शन में मिला, उस समय रिक्शा चलाता था और पटरी पे सोता था। तो मधुप जी क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको 5 आदमी जानते हैं उनको मैं 5 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा। और पर मैंने कहा भाई एग्रीकल्चर में तो मैं गाइडेंस नहीं दे सकता। आज आप ये देखो कि 12th की किताब में एक दिन मैं पलट रहा था, मेरा बेटा आया, बोला पापा ये धर्मवीर कंबोज वही हैं अंकल जो? मैंने कहा वही हैं। तो 10वीं पास व्यक्ति की 12th में है और उसको घर वालों ने निकाल दिया था, तो कुछ काम नहीं करता। तो घर वाले बहुत नाराज़ थे। तो मेरी कई बार अपन कहते हैं ना, बच्चे गांव में रह जाएं तो ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैंने उनको कहा कि भाई पर क्या होगा? वो कहते हैं पत्नी भी गाली देती है, बच्चे भी गाली देते हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो। मैं एक नई ढंग की भाषा शैली बदली, उनके मुंह से कहानी। बचपन में पैदा हुआ, दादाजी का नाम ये, दादी जी का नाम ये, मेरे इसके बाद पिताजी का ये था, पिताजी मेरे को सहयोग करते थे, भाइयों के नाम ये थे, बच्चों के नाम ये थे। राष्ट्र पत्रिकाओं में पर जब ये छपने लगा तो लोगों को लगने लगा, घर वालों को नहीं, हमारा बेटा कुछ तो है। फिर मैंने कहा कि 73 में पत्रकारिता में पीएचडी की थी, तो मैंने कहा कि आपकी पहचान का मैं दुनिया भर में विस्तार करूंगा। नहीं, लेकिन मैं यही तो जानना चाहती हूँ, आपने उनमें देखा क्या? जिसका घर बह गया या जो घर से निकाला जा रहा है या रिक्शा चला रहे, उसमें कृषि की कौन सी बात आपने देख ली कि आपने उसको इतनी जगह दे दी किसी मैगजीन में? क्या होता है कि समुद्र में कूदे,
और आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाओगे, पर आप कोशिश करोगे बच जाओ। तो जो आदमी बचपन से खेती करता आया है उसके सामने दिमाग में समस्याएं तो हैं कि भाई ये समस्या है, करते करते 20-30 साल से समाधान भी उसने ढूंढ लिया। समाधान ढूंढ लिया तो अब कुछ उजाड़ लाने पड़ेंगे, कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। जब परिवार सपोर्ट करेगा, जब मैंने सपोर्ट करना चालू किया तो वो नई नई किस्में बनाने लगे। पहाड़ पर जैसे ट्रैक्टर चलता है, परमाराम है हिमाचल प्रदेश के, तो वो 10-12 हजार लाख हजार में उन्होंने जो तैयार किया वो ट्रैक्टर की तरह काम करता है। ये उनका अपना नवाचार है। नवाचार, और वो कहते हैं वैसे तो लाखों में मिलेगा, 30-35 लाख या शायद पर इससे भी मैंने ज्यादा जिनको होगा। पकड़ा मैं बता रहा हूँ और मनुष्य बनाया, मैं उनसे कहता था माँ बाप तो आपके करने लगे। अब अलग अलग विश्वविद्यालयों में हमने 2016 चालू किया, बीकानेर में, उदयपुर में। मैंने कहा मंच पे बैठाओ और इनकी आप सुनो। तो उन्होंने कहा कि मंच पे बैठाने लगे, सम्मान पत्र जब लगाने लगे उनको तो लगा यार हमारा तो वो कह रहे दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि है। तो इन चीज़ों के बीच में जब मैं राष्ट्रीय पत्रिका से हटा तब यही सवाल हुआ कि यार इनको आत्मसम्मान दिलवा दो, पहचान दे दो। कि आप मान लो एक व्यक्ति 30-40 साल से काम कर रहा है तो उसके दिमाग में कुछ तो बुना कि मैं ये परिवर्तन हो सकता है, पर कहाँ बेचेगा, कहाँ बनाएगा। अगर उसको पता लगे कि अमेरिका से फ़ोन आया, धर्मवीर जी आप क्या कर रहे हो, कोई फैमिली आई वहाँ आई, मान लो उसकी मशीन को जो 8,000 रुपये की है वो 28,000, तो वो तो 2.5 लाख रुपए कमा रहा है उसके। तो ये जो पहचान का विस्तार किया, तो मैंने और यशवंत व्यास ने देखा गूगल पर कि दुनिया के किसी भी देश में जो कम पढ़े लिखे या 2-3 एकड़ ज़मीन के लोग हैं उनके नाम पर किसान वैज्ञानिक नाम है ही नहीं। तो हमने कहा कि क्या करें, तो उसने कहा किसान वैज्ञानिक परिवार चालू करो। 2016 में जो मैंने जिनेश्वर सिंह कुंडू की चर्चा की, जैविक खेती में उनका बड़ा नाम है और सारा देश जानता है उनको, तो उनके घर पे हमने निर्णय लिया। 2017 में हमने चालू किया। तो हमने कहा क्या करें, तो मैंने कहा पहली किताब अपन छापते हैं उसमें खेतों के वैज्ञानिक। मुझे लग रहा है कि दुनिया में शायद ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो कोई कि पहली इन किताब पे लिखी गई हो, इन लोगों पे। जी। फिर आया वैज्ञानिक किसान, फिर प्रयोगधर्मी किसान, फिर अन्वेषक किसान। जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगा, जबलपुर में, बीकानेर में, उन्होंने कहा साहब हम उपहार में बहुत पैसा खर्च करते हैं, आपकी पुस्तक को देंगे। जब मेरी पुस्तक 1,000 जो वो आती थी बाज़ार में, अब देखो 800 तो किसान ही ले जाते थे। ये सब 50 पुस्तक आप हमें दे दो, इन पुस्तकों को देंगे। तो मैंने कहा भाई सब एग्रीकल्चर, मैंने कहा एग्रीकल्चर में अनपढ़ हूँ, आपकी नॉलेज में। तो अनपढ़ आदमी इस मामले में होता है कि राय सिंह दहिया जयपुर में थे, तो राय सिंह दहिया तो दस्तखत करना ही नहीं जानते। हाँ। राष्ट्रपति भवन में 14 दिन मेहमान रहे, गैसीफायर बनाया और आज 7-8 कंट्री में करते हैं। उनकी बेटी राज दहिया को मैंने बढ़ाया, MBA किया, उसने उनका बिजनेस संभालिया। मैं बस यही सवाल करने वाली थी कि जो ये जो किसान है पारंपरिक तौर पे काम करते हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन इनके बच्चे पढ़े गांव तक स्कूल जा चुके हैं, क्या इनका जो काम रहा है उसमें आज के बच्चे वो शहर ना आए या शहर पढ़ के जाएं, गांव वापस जाएं, तो उस काम को और अच्छे तरीके से तकनीकी विकास के साथ करें? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है कि आप और हम तो बहुत छोटे लोग हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी बड़ी है और बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिलती है। अगर गांव में बच्चे को ये एहसास हो जाए जो MBA किया है, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट किया, कि साहब मेरे नाम को ये दुनिया में फैला देंगे, और इससे जो मैंने उत्पादन किया, जैसे आप अनुमान लगाइए कि एक आदमी खेती का पारंपरिक खेती करता है, 70-75 में कितना सिखा दो वो नहीं कर पाएगा। आपको बच्चे को आपने ट्रेनिंग दी, बच्चा आपने मम्मी पापा को कहेगा आप है ना खेती में ऐसे किया करो, कहेंगे फसल खराब हो गई कोई बात नहीं, हम शहर में गए, हैंडीक्राफ्ट में गए, ये चीज़ वहाँ बिक सकती है, आप घर में ये बनाया करो, घर खुशहाल हुआ, ये हुआ। फिर मैंने उनको कहा CFTRI की जो मशीनें हैं मैसूर की, वो सस्ती मशीन है, 10,000, 12,000, 15,000 की, तो एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप को बनाने के बाद कि भाई हम 10-12 लड़के करेंगे कि सब बेचेंगे कैसे, बाजार तो बहुत मजबूत है। जयपुर में जैसे अपनी मंडी बनी, जब मैं मार्केटिंग बोर्ड में था, फैल कर दी व्यापारियों ने, क्योंकि आपको ये बड़ा अचंबा होगा कि भारत में बैंकों से कर्ज किसानों का कम है, आढ़तियों से ज़्यादा है, पीढ़ियों से लेते आए हैं। और आप भी देखो कि ऐसी श्रृंखला है भारत में कि उत्पादन हुआ,
बीज के पैसे लेने उसके पास गया, शादी हुई उसके पास गया। अपन कहते हैं खुली बिखरी सही तोल तुरंत भुगतान। नरसिम्हा राव ने 1992 में एक कमेटी बनाई थी कृषि विपणन की, शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में। आधा देश मुझे भी देखने का विशेष आमंत्रित के रूप में मिला। मैंने देखा कहीं है ही नहीं। व्यापार मंडल के पास ही बुकलेट पड़ी होती है और उस बुकलेट से वो करते रहते। किसान मंडी में आया, उस आड़ती की दुकान पे रख गया कि पिक्चर देखा, ये देखा, पूरे हिंदुस्तान की मैं बता रहा हूँ। और फिर तो 10,000 रुपये ले जा। फिर आया समर्थन मूल्य का समय, तो वापस चिट्ठी लिखता है कि आ जा, तो 10,000 ले जा बस, और साइन करा ली, समर्थन मूल्य वही खा जाता है। तो आड़तियों से मुक्ति के लिए क्या आपके मन में कोई विचार आया, इसको देखते हुए, किसानों के काम को और आड़तियों की चालाकी को और सरकार की चालाकी, तीनों चीजों को देखते हुए? देखिए, सरकार की अदूरदर्शिता कह लें। मेरी निजी रूप से मान्यता है सरकार के मामले में, आज से 100 साल बाद भी अगर ये डिस्कशन होगा तो शहर का पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति इस स्थिति को बदलने नहीं देगा। तो सरकार की चंगुल से निकालने का रास्ता बताइए। नहीं निकल सकता, क्योंकि ये तंत्र इतना मजबूत है। पर हम मनुष्य हैं, पर हम ये प्रयास कर सकते हैं। अपन कहते सुभाष चंद्र बोस देश बदल सकता था अगर हमने 50 या 100 आदमियों को ऐसा बना लिया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अपन कहते हैं ICR ने एक नई बीज की किस्म खोजी, उत्पादकता अच्छी, क्वालिटी अच्छी। अखबारों में आप यही तो समाचार छापते हो। किसान को उससे क्या फायदा हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसकी जो 70 रुपए की जो चीज है उसको 40 रुपया कर दिया और व्यापारियों ने खरीद लिया, आड़तिये ने। उसको तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो जब देश की आबादी का 60-70% वो जो हिस्सा है, तो उत्पादन में तो उसको घाटा ही घाटा है। फिर कई बार हम कहते हैं नई फसल आई और खेत लहलहा गए। 6 महीने जो मेहनत उसने की और 6 महीने का उधार वो जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा। फसल लहलहा के तो आप ले गए शहर के लोग, तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि भाई मैंने जो ये मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया, उसमें मैंने कहा कि आप यूँ करो कि आप बच्चों की मैं बताता हूँ, बच्चे रुकने लगे। जैसे मैं उदाहरण दूँ, ईश्वर सिंह कुंडू, हाँ। उनके दोनों सुनील और सुशील दोनों लड़के थे, वो गांव में रुक गए और उनकी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मवीर कंबोज जो रिक्शा, उसका बेटा प्रिंस कंबोज MBA किया, उसको मैंने आगे बढ़ाया। वो आप देखिए कि आज उनका बिजनेस संभाल रहा है, पूरे देश में छाया हुआ है, और किसी न किसी कंट्री में प्रधानमंत्री भी हर महीने 2 महीने में उनसे मिलते होंगे। उसका एम्पायर कितना बड़ा है? क्या उसकी प्रॉपर्टी कितनी है? करोड़ों में करने लगे, जो खाने नहीं आए। मैंने जिन 100 लोगों की जिंदगी में किया, 20 तो करोड़पति हो गए। तो फिर मैंने कहा कि साहब क्या करें? फिर जैसे राज दैया, ईश्वर अपने राज सिंह, वो MBA किए हुए, उसने अपने पापा के संभाल लिया। मैं जब लंदन में था तो लोगों ने कहा कि जो एक संतोष खेदड़ है सीकर में, उस पर फिल्म बननी चाहिए, फीचर। उसने कहा कि मैं क्या करूं? उसके बेटे ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट बना, तो उसके बेटे, उसके वो हस्बैंड, उन दोनों को मैंने फार्मर साइंटिस्ट बना के दुनिया भर में, आप देखो आज संतोष खेदड़ सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर छाई। मतलब आप बच्चों को सम्मान दो, पर वो उनकी चिन्मय चिंता ने मन सा प्रोसेस कर लिया हमने, बिकेगा कहाँ? तो मैंने कहा बहुत अच्छा तरीका है। एक तो आप जो माल आपने पैदा हुआ, आपका प्रोसेस किया, उसके लिए फैमिली फार्मर बनाओ। क्या आपने एक उत्पादन किया, 400 या 300 परिवारों को आपने जोड़ लिया, आप उनको माल सप्लाई कर रहे हो, मंडी में जाने की जरूरत ही नहीं, आड़ती का उतार उसमें चुका दो। अच्छा, हष्ट-पुष्ट होते हैं बच्चे, माँ बाप को धमका देंगे तो बच्चों को धमका नहीं पाएंगे, तो ऐसा घर में कैसे घुसे? हमारे पास तो अच्छे कपड़े नहीं। मैंने कहा कि जैसे आपने सरसों का तेल है 100 ग्राम सरसों का तेल आप फ्री दे के आओ 50 घरों में। अगली बार जाओ कि साहब ये दिया, इसके पैसे आप, और इसके बाद वो परिवार आप पे विश्वास करने लगेंगे। तो उनको तो जो 80 रुपये की चीज़ 40 रुपये में मिलेगी, आपकी चीज़ जो 8 रुपये में बिके वो 28 रुपये में बिक रही है, तो जिंदगी बदलेगी। तो मैंने कहा मार्केट, फिर धीरे धीरे आप शहर में जाते हो तो आप देखो भाई हैंडीक्राफ्ट का काम क्या और क्या, तो आप माँ को, उनको जो पूरे साल खेती करके आप उनको बताओ। तो आप ये देखो कि जिन किसानों की मैंने चर्चा की, आज जिंदगी बदल गई। आप 20 लोगों की, जो कि दस्तखत करने में, मुझे याद है कि भारत का जो राष्ट्रपति भवन है
दुनिया का एकमात्र राष्ट्रपति भवन है जहाँ प्रणब मुखर्जी ने किसानों को बुलाते थे हर साल बहुत 14 से 20 लंबे दिन। समय तक रोकते थे अपने यहाँ 2014 मुझे याद है कि भवन में। सबसे पहले जो वहाँ पे गए वो गए थे धर्मवीर कंबोज, जिसकी मैंने चर्चा की, और अपने श्री गंगानगर के गुरमेल सिंह दोषी। गुरमेल सिंह दोषी आप देखो 5वीं पास था, और आप कभी गुरमेल को फ़ोन करो, गुरमेल जी हम आ रहे हैं, खेती में ये समस्या है, आप अमृता जी कितने दिन में आओगे? 15 दिन में नया उपकरण बना देगा वो। ऐसे लोगों को फिर मैंने इंसानियत भी सिखाई। एक तक तो बच्चे वो कहे भाई माँ बाप क्या है, हम तो जाओ, नई दुनिया है। आपने बहुत जैसे परमाराम, मैंने जिसकी जो हिमाचल प्रदेश में आपसे चर्चा की, वो एक अस्पताल में गया, एक आदमी बिना किडनी के मर रहा था, उसने अपनी किडनी दे दी, घर वालों को 20 साल के बाद बताया। ये मनुष्यता भी मैंने सिखाई। फिर वो बोले साहब कि मुझे कहीं अभी मैं पंजाब में बात कर रहा था वहाँ पर, तो पंजाब में मुझे एक फार्मर साइंटिस्ट ने कहा कि मधुप जी पंजाब में आप और किसानों को क्यों नहीं जोड़ते? तो मैंने कहा कि भाई मैं कैसे जोड़ूं, क्या आपके पास तो एक बहुत बड़ी टीम होगी और हजारों किसान आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मैं तो अकेला हूँ, विश्वास नहीं हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, मिशन फार्मर साइंटिस्ट का कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, कोई लेटर पैड नहीं है, कोई रजिस्टर्ड है, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये संस्था किस तरह चल रही है? हमने बनाया, बनाने के बाद हमने कहा आप इस परिवार के सदस्य हो। जब मैं यूके में गया, राजस्थानी फैमिलीज में और भी देशों में गया, मैंने कहा भाई मिशन फार्मर ये परिवार है, परिवार का रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, बैंक में कोई फंड नहीं। ये concept अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा कि परमाराम है, परमाराम कहता है देखो सीखो करो, जितनी मशीनें बनाते सिखा दी, आप बना लो। तो एक परिवार का रजिस्ट्रेशन का होता है, कोई व्यापार थोड़ी। तो कई बार जैसे मैंने आपको देखो करीब हर जिंदगी में 102 बंद होने के बाद मतलब खेतों के वैज्ञानिकों की श्रृंखला में चढ़ चुके। अब मैं भी 2 मार्च को 80 साल का हो जाऊंगा। तो कई बार वो कहते हैं मधुप जी आप ये करो वो करो, मैं उनको बताता नहीं भाई एक सोफे पे 2 साल से तो मेरी पत्नी लेटी रहती है, अस्वस्थ है, मैं बगल वाले पे लेटा रहता हूँ, और मैं किसी को भी एहसास नहीं है कि किस तकलीफ में मैं हूँ। परंतु सुबह 6 बजे से रात 10 बजे मैं क्या करता हूँ मालूम है? मुझे कहते हैं कि भाई साहब हम खेती में क्या करें? मैं तो भाई मैं अनपढ़ हूँ, आपको तो अनुभव है। मैं ये कर सकता हूँ कि आपके परिचय का विस्तार कर सकता हूँ। अगर मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं चंडीगढ़ के मीडिया कहता हूँ जाओ कवरेज करो, इनका पता छापो। पहले क्या एक परंपरा थी कि समाचार तो छापते थे, पता नहीं होता हाँ, था। हम लोग ये नहीं जान पाते थे वो कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से है। आपने मान लो पहले पेज पे छाप दिया, पता नहीं है, 10 मिनट बाद भूल जाओगे आप तो। पर पता है, आदमी ने नोट किया और कहेगा यार इसने 10 लाख के जगह 50,000 मशीन बना दी, तो उसको अपना आदमी भेजेगा बात करके। ये एक नई परंपरा मैंने पते की चालू तो की। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारी जो अनुदान है वो लेने की जो एक परंपरा रही है कि अनुदान लेके कुछ बीज खरीद लाएंगे, खाद खरीद लाएंगे, मुझे लगता है उससे तो इन कामों से ही मुक्ति मिल जाएगी। अमृता जी मैं ये बताऊं, 1 या 2 या 3 एकड़ जमीन वाले व्यक्ति को रोटी खाने के पैसे नहीं है। और ऐसे किसान अपने मुझे लगा 70-80% 70% किसान है। परंतु जगदीश प्रसाद पारिक फूल गोभी लेके आते थे यहाँ पर, बड़ी यार, मैंने कहा कौन खरीदेगा इतना बड़ा? 150 ग्राम उनका कम है विश्व रिकॉर्ड से। तो आप ये देखें तो वो मुझे कहते हैं कि उनकी 2-1 एकड़ जमीन होगी। वो कहते हैं मधुप जी मुझे 40 साल में खेती में घाटा ही नहीं हुआ। 2 एकड़ जमीन में 2 एकड़, कारण क्या? जैसे मेरी पुस्तक आपने देखी, वो फ़ोन करते हैं, वही ये करें, क्या नई विधि अपनाएं, क्या प्रोसेस करें, क्या बनाएं। अच्छा, धर्मवीर को कहते हैं, धर्मवीर ने जो मशीन बनाई, प्रोसेसिंग की मशीन बनाई है, उसमें 100-125 तरह के काम होते हैं। जब वो आते हैं तो फार्मर साइंटिस्ट को सस्ते में देता है, परिवार बन गया, मैं कहाँ बेचूं, 10 जगह वो चर्चा करता है। जब मैं यूके में जब अभी पिछले साल गया तो वहाँ 1000 फैमिलीज इकट्ठी हुई राजस्थान की। उनमें मैंने कहा तो उनका ऐसा, हम जब भी आएंगे तब हम आपकी चर्चा करें, इंटरनेशनल से जोड़ देता हूँ। उन्होंने जिन्होंने गाँव के बाहर बस ही नहीं पकड़ी, और इन सब में होते होते मैं एक और शर्त उनके साथ रखता हूँ, भाई तुम करोड़पति हो गए कि साहब आपके लिए क्या करें? मैंने कहा मेरे लिए 2 ही काम करो, एक तो मुझे टेलीफोन करना बंद कर दो। अच्छा, क्यों? भाई मैं 20 फोन अटेंड करके उनका करूंगा जो नहीं है, और दूसरा 10 आदमियों की जिंदगी को तुम बदल दो। सुना मधुर जी का तुमने कर दिया। वाह। क्योंकि अपन क्या होते हैं कि अपन जिस जिंदगी में जीते ना शहर में, वाह अमृता जी आपने तो गजब कर दिया,
वो इसलिए बोलते हैं क्या पता अमृता जी से क्या काम पड़ जाए, या अमृता जी को वो हल्का सा जुकाम हो रहा है तो कहेंगे अमृता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं, डरते हैं कि जुकाम के बाद जाग गई शेरनी तो जो पता नहीं मेरा क्या कर दें। तो इन लोगों के बीच में आप जियो, परिचय का विस्तार करो, और इसलिए नहीं विस्तार करते कि इनसे न तो विज्ञापन मिलता है, न ये गिफ्ट दे सकते हैं, इनकी झोंपड़ी में बेचारे पास चाय भी नहीं होती। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि पहाड़ पर गए तो उसने कहा चाय, तो उसने कहा साहब मैं 1 रुपये की चाय दूंगी, तो तो उन्होंने धीरे से देखा, उसने अपना दूध निकाल के चाय बनाई। अरे बाप रे। मतलब आप जो इतनी मर्मांतक स्थिति है। हम जब मैंने 2,500 टीवी प्रोग्राम की, एक महिला एंकर के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था एक गांव में, तो सरपंच थी वो महिला, तो मैंने कहा आपके पति को भेज दें और बात कर लें कि आप इस बात को भूल जाओ, गांव में औरतों की जो पिटाई होती है, शहर की लड़की तो सहन ही नहीं कर पाती रोजाना। तो ये अजीब समाज है। और आज भी कहूँ किखेती में 80% कार्य महिलाएं करती हैं, और खेतों से लेके पशुपालन और घर किया, खेत में आ गया, पर कहते हैं करती क्या, रोटी पकाती क्या करती है। तो आज कृषि उद्योग है, मैं तो ये सवाल करना चाहूँ, कृषि उद्योग है तो उत्पादन के बाद सरकार ने क्या किया। मैं इस बात के खिलाफ हूँ, समर्थन मूल्य पे खरीद बंद कर देनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं होती। बच्चों को कहो सब ये मशीन है, ये बेटा ये लो तुम्हारा सरसों का तेल होता है, 20,000 की मशीन दे दी, तुम्हें मेंटेन करो, और लोन बंद कर दो। लोन बंद करके आप ये कहो कि 2 महीने के लिए हमने ओवरड्राफ्ट दिया आपको, और अगर तुमने चुका दिया तो कोई ब्याज नहीं, सब्सिडी बंद कर दो। कहने में बड़ा बुरा लगता है, पर देश में जो सब्सिडी जिन पे दी जा रही है ना, वो आधे से ज्यादा काम होता ही नहीं। मुझे तो याद है जब मैं था कि चर्चा होती थी 50% सब्सिडी बूंद बूंद सिंचाई, उससे सस्ता बाजार में मिल रहा है। तो हमने ऐसा जाल बुन दिया कि वो आए लोन सब्सिडी में खपाए, बच्चों को भेज दे। जहां आप इस बेईमानी के तंत्र में, मैं ये कहता हूँ सरकारी भवनों में मत जाओ, अपना मंदिर समझो, केवीकेज को, कृषि विज्ञान केंद्रों को, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, इनमें मत जाओ। मैं तुम्हारे परिचय का विस्तार करूंगा, तुम जिंदगी बदलोगे। और मैं यह इसलिए कहता हूँ, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, पर भगवान ने अपने को अच्छे घर में पैदा किया, उन्होंने हमें एजुकेशन दी, तो अपने भी खोए रहते हैं। हम कहते हैं कि इसकी ज़मीन तो जो है वो तो यार 10 लाख रुपए की है, बेचार ज़मीन का तो उसका पैसा क्या। आप अचंबा करेंगे कि पंजाब का जो किसान है, एक परिवार, उस पंजाब के किसान के परिवार की जो आय है 15,000 रुपया, 20,000 रुपया है। आज 15, आप एक आदमी को जो महानरेगा में, अब जो नया नाम बदल गया, तो आप उसको 300 रुपये दो, 20 दिन काम करो, 6,000 रुपये होते हैं। 5 आदमी 30,000 रुपये मिलेंगे। न जमीन को खतरा न वो खतरा। किसान को तो हम मूर्ख बना के, छोटे किसान को, और उससे लाभ कमाते हैं और कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अरे एक बार बताइए, आप अगर दिन में 12 घंटे मेहनत करें और घर पे आप अनाज ही नहीं ले जा पाए, सब्जी नहीं ले जा पाए, तो फिर कह लो बाजार को लाभ हो। बाजार को लाभ में जब उद्योग कहते हो, मैं यूके में गया, थाईलैंड में गया, और देशों में गया, मैंने सब जगह देखा जो कृषि उत्पादन करता है वही प्रोसेसिंग करता है, वही मार्केटिंग करता है, हेलीकॉप्टर तक होते हैं। अपने राजाराम त्रिपाठी हैं, एक किसान अपने छत्तीसगढ़ के, हेलीकॉप्टर तक है उनके पास, उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और वो करते हैं। पर भारत में वो कहेंगे साहब बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, कहाँ है मंडी में खुली बिक्री, सही तोल, तुरंत भुगतान। आप मंडी में जाके आड़तियों से बातचीत करो तो आपको पता लगेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई ये जो लोन है बैंकों का, वो उनका नहीं, उनका है। अच्छा, वो बच के कहाँ जाएगा? फिर आप उसको उधार देते हो। जिस आदमी के पास लाखों रुपए का, पीढ़ियों का उधार है, वो 50,000 का लोन देने से क्या हो, खप जाएगा। फिर आप उसको बेईमान कहते हो। और ये लोन की परंपरा बनी, इसी पर वो जीवित है। आप भी हिसाब लगाओ, दुनिया में कहीं नहीं होता। आप खरीदोगे प्याज,
साहब प्याज के भाव कम हो गए, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको आप गोदाम में किराए लेके रखोगे, बाद में लगे सड़ गए। मुझे याद है कि केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो हमारे मित्र जो शायद वो कृषि में थे, तो वो इसमें रहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। उनका एक बार उनको कहा गया कि भाई साहब ये प्याज खराब हो गए। उन्होंने कहा साहब आप उनको पैसा दे दो किसानों को और पहाड़ों से फेंक दो प्याज को, तो भी सरकार को फायदा है। मतलब क्या अर्थ है समर्थन मूल्य का, क्या अर्थ है कि आप बूंद बूंद सिंचाई और इन चीज़ों का करने दो, बच्चों को पारंगत कर दो, बच्चों को ओवरड्राफ्ट दो, बच्चों को छोटी छोटी मशीनें दो, क्यों कर्जे देते हो, मशीनें दो। तो ये, पर मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने जैसे 102 किए, अगर 2 साल 3 साल और जिंदा रहा तो 115 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। ये 120 आदमी 10-10 आदमियों को आगे बढ़ाएंगे, 1000 आदमी हो जाएंगे, 1000 आदमी आगे बढ़ाएंगे। जो माँ बाप हमें संस्कार देते हैं बचपन में, वो कहते हैं बेईमान मत बनना और कभी भी झूठ मत बोलना। तो अगर मैं ऊपर गया और मेरी माँ मिल जाए मुझे, तो क्या बेटा जो संस्कार दिया उस पर खरे उतरो। मैंने क्या किया, परिचय का विस्तार ही तो किया। और मैं समझती हूँ कि एक पत्रकार के रूप में आपने अपनी कलम की शक्ति को वैश्विक बना दिया है, वैश्विक। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और कलम की ईमानदारी यही है कि ये निरक्षर और कम पढ़े लिखे सारे ये एक किसानों बार को आपने बताऊं, जोड़ा है। पढ़ाई से निरक्षर होता है। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, सड़कें टूटी हुई, आपके बीमारी नहीं है उसका ऑपरेशन कर रहे हो, आप बड़े अधिकारी बन गए, आपके कलम को इधर से इधर हिलाने में एक बार हानि भरो हजारों लोगों का लाभ हो सकता है। तो निरक्षर तो पढ़े हुए लिखे लोग हैं। निरक्षर क्या होता है, एक तो कलम से आना और एक आत्मा से साक्षर होना। भारतीय किसान आत्मा से साक्षर है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किसान है। पर एक महेंद्र मधुप, मैं गया, आपने संभाला, आपके बाद तीसरे ने संभाला, अगर ये करते रहे, और क्या जरूरी है कि पूरा हिंदुस्तान ही बदले या पूरी दुनिया ही बदले। अगर एक जीवन में आपने 400 आदमियों की ज़िंदगी बदली, एक एक ने फिर 10-10 की बदली, तो हमने 10,000 लोग क्या खोया। हम बड़ी शिकायत होती है, हम सरकार थोड़ी है, हमें समय थोड़ी है नौकरी से। कहते हैं ना अपन सड़क पे अपन चलते हैं, अंगुली पकड़ के किसी को सड़क पार करा दो। किसी जगह आप खड़े हुए, आपने किसी के बीमार है, पैसे नहीं, 50 रुपये। ये आपकी विनम्रता है। नहीं, ये अगर बात पढ़े लिखों में आ जाए कि अच्छा, ये त्याग नहीं है। ये आपके बच्चे ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने अपने जीवन में कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए क्या किया। तो जब आप कमज़ोर हो जाओगे देह से और दिमाग से, उस समय बच्चे आपका सम्मान करेंगे। तो ये मैंने जो काम किया, ये मेरा निजी स्वार्थ था। 21 साल हो गए मुझे कृषि विपणन बोर्ड छोड़े हुए। 5 साल बाद तो मैं जो बिस्तर पकड़ लेता, मेरे को बीमारी नहीं लगी। आज भी मैं 10-12 घंटे, मेरी पत्नी लेटी रहती है, हम दोनों बातें करते हुए हम काम करते रहते हैं। तो स्वस्थ रहा ना, तो स्वस्थ रहने का ये तो मेरा स्वार्थ था। मैंने क्या किया, और मैं बताऊं, अच्छा करने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं है। और आप बताओ कि ये जो मीडिया है, ये तो हर जगह जगह फैला हुआ है, इनको ये क्यों नहीं दिखाई देते। यही तो मेरा प्रश्न था कि आपको ही क्यों दिखा, आप शहरी व्यक्ति को, और जो लोग गांव में हैं, गांव में पत्रकारिता कर रहे हैं, कस्बों में रहते हैं, कस्बों में ग्रामीण पत्रकारिता करते हैं, कृषि पत्रकारिता करते हैं, उनको ये नवाचारी किसान क्यों नहीं दिखे और इनको वैश्विक पहचान क्यों नहीं दिला पाए आज तक। इसका भी जवाब देता हूँ। हम 9 भाई बहन थे बचपन में। हमारे पिताजी विधानसभा, मेरे पुराने विधानसभा में मकान था। एक आदमी कमाते थे, 9 करते थे, फिर पिताजी पार्ट टाइम करते। हमारी माँ ने कभी नहीं कहा कि घर में एक पैसा नहीं है। हमारे पिताजी ने कभी नहीं कहा बेटे पैसे की कमी है। हम सब साथ बैठ के खाते थे। उन्होंने हमें संस्कार दिया कि अगर घर में 2 रुपये भी है तो मेहमान को खिला दो और किसी को ज़रूरत हो उसको खाना दे दो। ये जो माँ बाप का संस्कार है, उसकी प्रतिछवि मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार है। बहुत बड़ा परिवार बन चुका है आपका देश में और विदेश तक आपका। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, भारत ने अंक भी दिए, 1 2 3 4 0 का आविष्कार किया। परंतु दुनिया में जब भी ये चर्चा होगी कि दुनिया भर के किसानों को किसान वैज्ञानिक नाम किसने दिया, तो लोग कहेंगे भारत ने दिया।
सचमुच ये बड़ी उपलब्धि, और मैं कहूँगी भारत के एक पत्रकार ने दिया, जो कृषि पत्रकारिता जिसने की, लेकिन वो गांव से नहीं है। तो ये हम पत्रकारिता के क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है जो आपने किया। और एक प्रश्न मेरे दिमाग में जयपुर राजस्थान से ही आ रहा है। जोधपुर की जो मेहरानगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, ये कैसे हरी हुई, इसके पीछे क्या चमत्कार है? क्या होता है कि दुख होता है ना अपने जीवन में, तो अपन दुखी हो जाते हैं, जीवन में सब समाप्त हो गया। प्रसन्नपुरी गोस्वामी हैं, उनके अपन दवाइयों की रासायनिक दवाएं छिड़काव करते हुए उनके बेटे का निधन हो गया, और बेटे के निधन के बाद उन्होंने कहा क्या करो, पहाड़ियाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे, वो सुबह से रात लगे और सारी पहाड़ियाँ हरी भरी हो गई प्रसन्नपुरी गोस्वामी की। ऐसे ही उन्होंने किया क्या? सुबह जाते हैं, वृक्षारोपण, पेड़ ये लगाना, बेटे के लिए, बेटे की बेटे स्मृति में। की स्मृति में। पहाड़ उनके नहीं थे, पहाड़ तो जोधपुर के महाराजा के थे, पर उन्होंने कहा आप करो। करते करते आज जो 10-15-20 साल में आप ये इतना देखोगे हरा हो चुका वो है। बदल दिया। आपको तो क्या कहने, पिपलांतरी पे तो आपकी फिल्म जो है वो उसको सम्मान मिलने वाला है। सूरज कुमार मेरे मित्र हैं, उनके साथ हाँ, बनाई है। तो आप ये देखो श्याम सुंदर पालीवाल में कई बार चर्चा होती थी। आपको तो पता ही है कि उनकी बेटी का अचानक निधन हो गया, था किरण तो का। तो उन्होंने आज खान खनीज माफिया से छुड़ाया, लड़कियों को सम्मान दिलाया, शिक्षा दिलाई, और उसको बनाया पूरा अपना सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज वहाँ पे गए, और वो आदमी लगातार करता रहता है। और कई बार मुझे कहते हैं, जैसे अपन कमज़ोर पड़ते हैं ना, कई बार क्या होता है, जैसे आप हो, आप जो करते हो आपको बच्चा नहीं करेगा, पति नहीं करेंगे, कोई नहीं करे, वो भी कहते हैं कि मधु जी अकेला करता रहता हूँ, मेरे बाद क्या होगा। अभी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई, पर वो कह, मैंने कहा कि बात ये होगी कि अपन सब जो ऊपर मिलेंगे ना, तब अपन कहेंगे देखो हमने धरती पे क्या काम किया। आज पिपलांतरी उदाहरण है, आज नवलडागा है मालवीय नगर में। सुंदर है उनके पिपलांतरी, तो बिल्कुल उन्होंने पूरा वन्य जीवन, जल संग्रह, बालिका दुनिया शिक्षा। का कई फीचर फिल्में बन चुकी, विदेशों में पाठ्यक्रम में पिपलांतरी को पढ़ाया जाता है, और श्याम सुंदर पालीवाल को देखो तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कितने सीधे साधे। वो 5वीं पास थे जब उन्होंने ये काम किया। अब तो खैर मानद उपाधि मिल गई, डॉक्टरेट मिल गया उनको इस काम के बाद, क्योंकि उन्होंने इतना किया है उस क्षेत्र में कि आप उनको कहीं से अनपढ़ अशिक्षित कह ही नहीं सकते। ये बात बताओ, उन्होंने भी अपनी बेटी की स्मृति को नकारात्मक की जगह सकारात्मक बनाया, और आज भी याद करते हैं कि यार मेरी बेटी नहीं है, पर मैं इसको करके गांव की सारी बेटियों को तो मैं कर सकता हूँ खुशहाल, कि भाई आज हर बेटी को एहसास होता है कि दुनिया में मेरी पहचान है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम क्या रोते रहते हैं यार, दिन भर करते हैं, खर्चा ही नहीं चलता, फिर टाइम ही नहीं मिलता, फिर तो भाई से ही मिलना नहीं हुआ, ये मिलना नहीं, रोना रोते रहते हैं। इसकी जगह सोचें कि मनुष्य जीवन कितनी कठिनाई से मिलता है। और आप कहते हैं ना मुझे कैसे मिला, मेरे माँ बाप ने मुझे मिनख बनाया, तो मिनख बनने के बाद आपकी आंखें खुल जाती है, आप देखते हो अरे गरीब आदमी है, फिर भी ये अच्छी बातें कर रहा है। जो बात करते करते पता लग जाती है। मैंने जब शुरू के 10 आदमी ढूंढे तो बोले साहब हमारे जैसा एक और है, हमारे जैसा एक और है। मैं लगा आज से 20 साल पहले जब चर्चा होती थी वैज्ञानिकों की, तो एक भी किसान की चर्चा नहीं होती थी। आज भारत में 4 वैज्ञानिकों की चर्चा होती है तो एक किसान वैज्ञानिक जरूर होता है। ये एक अंतर पड़ा, मीडिया की सोच भी बदली है। और अगर मीडिया 70% लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं तो एक और बात कहता हूँ जो बड़ा अजीब लगता है। मैं जब लंदन में था तो मैंने देखा कि दुकानों पे अखबार पड़े रहते हैं, मुफ्त बांटते हैं, विज्ञापन भी नहीं होता। आपने देखा होता है विज्ञापन दर बिक्री से निर्धारित होती है, वहाँ पे ये नहीं होता है। तो आज वहाँ पर एक शहर में जो अखबार बिकता है, मतलब बढ़ता है, उतना अखबार तो अपने एक राष्ट्रीय अखबार होता है जिसको अपन राष्ट्रीय अखबार कहते हैं, वो एक शहर में बिकता है। तो पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, राजनेता बनने से पहले हम ये सोचें कि मनुष्यों की बस्ती में मिनख है कि नहीं। मिनख नहीं मिलते इस बस्ती में, सब मिल जाते हैं। और सचमुच इसी मिनख को लेकर आप चले, आपने अपनी कलम चलाई, गांवों तक पहुंचे, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, ऐसे किसानों को जोड़ा और उन किसानों को निकाला, गांव से वैश्विक परिदृश्य में पहुंचाया,
जिनकी कोई पहचान नहीं थी और जो खुद को भी शायद नहीं पहचानते थे, एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अपमान का घूंट पीकर और सरकार के भरोसे रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर थे। ऐसी कलम को सच में हमारा सलाम है। आपने बहुत बड़ा काम किया है अपने कलम के माध्यम से, और मुझे लगता है कि किसानों के लिए अगर इस तरह की कलम चलेगी तो भारत में भी किसानों के तो भारत में भी किसानी का परिदृश्य निश्चित रूप से बदलेगा। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।